अरे दोस्तों, आज हम फिल्म इंटरस्टेलर के बारे में कुछ सबसे फैसिनेटिंग और फन फैक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे। गेट रेडी टू हैव योर माइंड ब्लोन। क्रिस्टोफर नोलन के दिमाग की उपज इंटरस्टेलर ने अपने इनक्रेडिबल विजुअल्स, कॉम्प्लेक्स थीम्स और इमोशनल डेप्थ से ऑडियंसेस को ब्लोन अवे कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टनिंग इमेजरी और ग्रिपिंग प्लॉट के पीछे और भी इंट्रीगिंग डिटेल्स छिपे हुए हैं? हमारे साथ जुड़े एज वी एक्सप्लोर द मेकिंग ऑफ इंटरस्टेलर, जिसमें डेडिकेशन टू रियलिज्म, साइंटिफिक एक्यूरेसी और इनोवेटिव फिल्म मेकिंग टेक्निक्स ने इसे ट्रूली अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाया है। आप जानते हैं, एक चीज जो मुझे स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में फैसिनेट करती है वो है टेक्नोलॉजी। और इंटरस्टेलर में दे टुक दैट फैसिनेशन टू अ होल न्यू लेवल। उन्होंने एक्चुअली स्पेसक्राफ्ट इंटीरियर्स को टू स्केल बनाया और उन्हें फंक्शनल बनाया। इमेजिन स्टेपिंग ऑन टू द सेट ऑफ द एंड्योरेंस, फिल्म का मेन स्पेसक्राफ्ट। आप ग्रीन स्क्रीन्स या हाफ बिल्ट प्रॉप से घिरे नहीं हैं। इसके बजाय you're in a fully realized environment with complete 360-degree views out of the windows. ये सिर्फ विजुअल स्पेक्टिकल के बारे में नहीं था, इसका एक्टर्स परफॉर्मेंसेस पर एक रियल इम्पैक्ट पड़ा। मैथ्यू मैककॉनॉगी ने कहा कि स्पेसक्राफ्ट के साथ इंटरैक्ट कर पाना एज इफ इट वर रियल ने उन्हें एक एस्ट्रोनॉट के रोल को एम्बॉडी करने में मदद की। इसने एक लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड इमर्शन अलाउ किया जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। यह कमिटमेंट टू रियलिज्म स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन और फंक्शनैलिटी के सभी एस्पेक्ट्स तक एक्सटेंड हुआ। द रोटेटिंग स्पेसक्राफ्ट, जिसे आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करने के लिए डिजाइन किया गया था, सिर्फ एक सीजीआई क्रिएशन नहीं था। सेट को मूव करने के लिए बनाया गया था जिससे एक्टर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सके। थिंक अबाउट द चैलेंजेस ऑफ सिम्युलेटिंग वेटलेसनेस इन स्पेस। फिल्म मेकर्स ने सिर्फ वायर्स और स्पेशल इफेक्ट्स पर रिलाई नहीं किया, उन्होंने की सीन्स को पैराबोलिक फ्लाइट्स में फिल्म किया जहां एक्टर्स ने जीरो ग्रेविटी के ब्रीफ पीरियड्स एक्सपीरियंस किए। यह अटेंशन टू डिटेल एक्सेसिव लग सकता है, लेकिन यही इंटरस्टेलर को अलग करता है। यह डेडिकेशन टू रियलिज्म ही इंटरस्टेलर को सिर्फ एक मूवी से ज्यादा बनाता है। यह एक एक्सपीरियंस बन जाता है, एक ग्लिम्स इनटू व्हाट इट माइट एक्चुअली बी लाइक टू जर्नी थ्रू द कॉस्मोस। और वो, मेरे दोस्तों, इज द पावर ऑफ ग्रेट फिल्म मेकिंग। अब इंटरस्टेलर में अर्थ के बारे में बात करते हैं। यह फिल्म ऐसे फ्यूचर को दर्शाने से नहीं हिचकिचाती है जहां हमारे ग्रह को गंभीर एनवायरमेंटल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यह सिर्फ हॉलीवुड सेंसेशनलिज्म का मामला नहीं था। फिल्म निर्माताओं ने इस डिस्टोपियन फ्यूचर को साइंटिफिक रियलिटी में ग्राउंड करने के लिए काफी प्रयास किए। पृथ्वी पर कृषि संकट को सटीक रूप से दर्शाने के लिए प्रोडक्शन टीम ने ऑर्गेनिक फार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट से सलाह ली। वे भोजन उगाने की हमारी क्षमता पर क्रॉप ब्लाइट और अन्य एनवायरमेंटल फैक्टर्स के संभावित प्रभाव को समझना चाहते थे। इस रिसर्च ने फिल्म में एक मरती हुई पृथ्वी के चित्रण को इन्फॉर्म किया, जहां मानवता धूल से भरी दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है। व्यापक फसल विफलता, धूल भरी आंधी और समाधान की बेहाल तलाश का चित्रण सिर्फ कहानी के लिए एक ब्लीक बैकड्रॉप बनाने के बारे में नहीं था, यह हमारे ग्रह की उपेक्षा करने के संभावित परिणामों की एक स्टार्क रिमाइंडर थी। मुझे जो बात पर्टिकुलरली कंपेलिंग लगती है वह यह है कि कैसे इंटरस्टेलर कहानी के मूल में मौजूद ह्यूमन ड्रामा के साथ रियल वर्ल्ड एनवायरमेंटल कंसर्न्स को एक साथ बुनाई करती है। यह फिल्म आसान जवाब पेश नहीं करती है, लेकिन यह हमें पृथ्वी के साथ अपने रिश्ते के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि आज हम जो चुनाव करते हैं उनका भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और यह कि हमारा दायित्व है कि हम अपने ग्रह के अच्छे स्टीवर्ड्स बने। फिल्म के एनवायरमेंटल थीम्स को साइंटिफिक रिसर्च में ग्राउंड करके फिल्म निर्माताओं ने कथानक में गहराई और तात्कालिकता की एक परत जोड़ी। ऑलराइट, चलो इंटरस्टेलर के पीछे के साइंस के बारे में बात करते हैं। जब स्पेस ट्रैवल को डिपिक्ट करने की बात आती है तो एक्यूरेसी बहुत क्रूशल है, और गाइडेंस के लिए नासा के एक्सपर्ट से बेहतर कौन हो सकता है। फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने यह सुनिश्चित करने के लिए नासा के साथ मिलकर काम किया कि स्पेसक्राफ्ट, स्पेस मिशंस और सेलेस्टियल फिनोमेना का डिपिक्शन जितना पॉसिबल हो उतना रियलिस्टिक हो। अब यह सिर्फ फिल्म को साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी का जामा पहनाने के बारे में नहीं था,
यह कहानी को रियल वर्ल्ड फिजिक्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रिंसिपल्स में ग्राउंड करने के बारे में था। नासा की इन्वॉल्वमेंट खास तौर पर फिल्म में दिखाए गए स्पेसक्राफ्ट और स्पेस सूट्स को डिजाइन करने में इंस्ट्रूमेंटल थी। उन्होंने प्रोपल्शन सिस्टम से लेकर लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स तक हर चीज पर टेक्निकल एडवाइस दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये एलिमेंट्स करंट स्पेस टेक्नोलॉजी और थ्योरी के कंसिस्टेंट हों। लेकिन नासा का कंट्रीब्यूशन टेक्निकल एस्पेक्ट्स से कहीं आगे तक गया। उन्होंने फिल्म मेकर्स को अपने इमेजेस और डेटा के विशाल आर्काइव्स तक एक्सेस भी प्रदान की, जिसका इस्तेमाल फिल्म में दिखाई देने वाले स्पेस के स्टनिंग विजुअल्स को क्रिएट करने के लिए किया गया था। हॉलीवुड और नासा के बीच यह कोलैबोरेशन साइंस में इंटरेस्ट को इंस्पायर करने के लिए स्टोरी टेलिंग की पावर को हाईलाइट करता है। स्पेस के वंडर्स को साइंटिफिकली एक्यूरेट और विजुअली स्टनिंग तरीके से शोकेस करके इंटरस्टेलर ने दुनिया भर के ऑडियंसेस के इमेजिनेशंस को स्पार्क किया और एक नई जनरेशन में स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक पैशन को इग्नाइट किया। चैप्टर 4 नो ग्रीन स्क्रीन्स, नो प्रॉब्लम। अब इंटरस्टेलर के विजुअल इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दे आर ट्रूली ग्राउंड ब्रेकिंग। क्रिस्टोफर नोलन प्रैक्टिकल इफेक्ट्स ओवर सीजीआई के लिए अपनी प्रेफरेंस के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने इस फिल्म में उस फिलॉसफी को एक्सट्रीम तक ले गए। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इंटरस्टेलर के स्पेस सीन्स के लिए नो ग्रीन स्क्रीन्स का यूज नहीं किया गया था। ग्रीन स्क्रीन्स पर रिलाई करने के बजाय नोलन और उनकी टीम ने फिल्म के स्टनिंग विजुअल्स को क्रिएट करने के लिए मिनिएचर्स, लार्ज स्केल सेट्स और इनोवेटिव प्रोजेक्शन टेक्निक्स के कॉम्बिनेशन का यूज किया। उदाहरण के लिए एलियन प्लैनेट्स पर सेट सीन्स को फिल्म करने के लिए उन्होंने आइसलैंड और कनाडा जैसी रिमोट लोकेशंस में मैसिव प्रैक्टिकल सेट्स बनाए। ये सेट्स सिर्फ बैकड्रॉप्स नहीं थे, दे वर फुली रियलाइज्ड एनवायरनमेंट्स जिसने एक्टर्स को अपने सराउंडिंग्स के साथ एक टैंजिबल वे में इंटरैक्ट करने की अनुमति दी। स्पेस की विशालता को कैप्चर करने के लिए फिल्म मेकर्स ने फ्रंट प्रोजेक्शन नामक एक टेक्निक एम्प्लॉय की। इसमें स्पेसक्राफ्ट सेट के पीछे पोजीशन जायंट स्क्रीन्स पर स्पेस की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोजेक्ट करना शामिल था। यह टेक्निक जबकि कॉम्प्लेक्स थी, एस्ट्रोनॉट्स हेलमेट्स में मोर रियलिस्टिक लाइटिंग और रिफ्लेक्शंस के लिए अलाउ करती थी, फर्दर एनहांसिंग द सेंस ऑफ रियलिज्म। सीजीआई डोमिनेंस के एरा में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के प्रति यह कमिटमेंट एक अननेसेसरी चैलेंज लग सकता है, लेकिन यह ट्रूली इमर्सिव सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए नोलन के डेडिकेशन को दर्शाता है। ग्रीन स्क्रीन्स के यूज को मिनिमाइज करके वह एक्टर्स को उनके एनवायरनमेंट में ग्राउंड करने में सक्षम थे, जिसके परिणाम स्वरूप मोर बिलीवेबल और इमोशनली रेजोनेंट परफॉर्मेंसेस मिले। चैप्टर 5 द मैजिक ऑफ मिनिमल सीजीआई। इंटरस्टेलर अपने रिस्ट्रेन्ड और स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ सीजीआई के लिए अलग दिखता है। क्रिस्टोफर नोलन ने सीजीआई का यूज स्पेरिंगली करने का ऑप्शन चुना, रियलिज्म को एनहांस करने पर फोकस किया। यह मिनिमलिस्ट अप्रोच पूरी फिल्म में एविडेंट है। वर्महोल सीक्वेंस प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और सीजीआई के कॉम्बिनेशन का यूज करके क्रिएट किया गया था। वर्महोल का एक लार्ज स्केल मॉडल बनाया और लाइट्स और मिरर्स का यूज किया। सीजीआई का यूज सीक्वेंस के कुछ एस्पेक्ट्स को एनहांस करने के लिए किया गया था। गारगेंचुआ का डिपिक्शन साइंटिफिक एक्यूरेसी और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का प्रमाण है। फिजिसिस्ट किप थॉर्न के साथ मिलकर विजुअल इफेक्ट्स टीम ने सबसे साइंटिफिकली एक्यूरेट सिमुलेशन क्रिएट किया। यह डेडिकेशन टू रियलिज्म छोटी छोटी डिटेल्स तक फैला हुआ था। पृथ्वी पर डस्ट स्टॉर्म्स प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और सीजी एनहांसमेंट्स का यूज करके क्रिएट किया गया था। प्रैक्टिकल एलिमेंट्स को लाइव एक्शन फुटेज के साथ सीमलेसली ब्लेंड करने के लिए सीजीआई का यूज किया। चैप्टर 6 फिल्मिंग इंटरस्टेलर, अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। इस डिजिटल एज में जहां फिल्म मेकर्स इंक्रीजिंगली डिजिटल कैमरास और पोस्ट प्रोडक्शन टेक्निक्स पर रिलाई कर रहे हैं, क्रिस्टोफर नोलन ने इंटरस्टेलर के साथ एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने ट्रेडिशनल एनालॉग फिल्म स्टॉक का यूज करके फिल्म शूट करने का फैसला किया। यह डिसीजन, जबकि सीमिंगली एनाक्रोनिस्टिक था, एक डिलिबरेट आर्टिस्टिक चॉइस था जो फिल्म के थीम्स ऑफ ट्रेडिशन वर्सेस इनोवेशन को दर्शाता है। नोलन ने इंटरस्टेलर को प्राइमरीली 35 मिलीमीटर फिल्म पर शूट करने का ऑप्शन चुना। सिलेक्ट सीक्वेंसेस को भव्य IMAX 70 मिलीमीटर फॉर्मेट में कैप्चर किया गया। यह चॉइस उनके इस बिलीफ से ड्रिवन था कि फिल्म स्टॉक एक रिचर
मोर ऑर्गेनिक इमेज क्वालिटी ऑफर करता है, जिसे डिजिटल फॉर्मेट्स रेप्लिकेट करने के लिए संघर्ष करते हैं। फिल्म स्टॉक के यूज ने इंटरस्टेलर को एक टाइमलेस क्वालिटी प्रदान की, जो क्लासिक साइंस फिक्शन फिल्म्स की याद दिलाता है, जबकि विजुअल स्टोरी टेलिंग की बाउंड्रीज को पुश करता है। एस्थेटिक कंसिडरेशन से परे, नोलन का फिल्म पर शूट करने का डिसीजन भी प्रैक्टिकल था। फिल्म स्टॉक में डिजिटल सेंसर्स की तुलना में एक वाइडर डायनामिक रेंज होता है, जिसका अर्थ है कि यह हाइलाइट्स और शैडोज में अधिक डिटेल कैप्चर कर सकता है। यह इंटरस्टेलर जैसी फिल्म के लिए क्रूशियल था, जिसमें एक्सट्रीम लाइटिंग कंडीशंस, स्पेस के डार्कनेस से लेकर स्टार्स की ब्लाइंडिंग लाइट तक फीचर है। खास तौर पर IMAX 70 मिलीमीटर के यूज ने नोलन को ट्रूली इमर्सिव और ऑ इंस्पायरिंग सीक्वेंसेस क्रिएट करने की अनुमति दी। IMAX का लार्जर फिल्म फॉर्मेट अनपैरेलल्ड रेजोल्यूशन और क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, जिससे ऑडियंसेस को स्पेस की विशालता को ऐसे तरीके से एक्सपीरियंस करने की अनुमति मिलती है जो स्टैंडर्ड फिल्म फॉर्मेट्स या डिजिटल प्रोजेक्शन के साथ पॉसिबल नहीं है। आउटरो, स्टे क्यूरियस। और ये रहा दोस्तों इंटरस्टेलर के बारे में कुछ मोस्ट इंटरेस्टिंग और फन फैक्ट्स। यह एक ऐसी फिल्म है जो कैप्टिवेट और इंस्पायर करना जारी रखती है, हमें ह्यूमन क्यूरियोसिटी की पावर, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की इंपॉर्टेंस और एक फादर और उसकी डॉटर के बीच एंड्यूरिंग बॉन्ड की याद दिलाती है। अगर आपको इंटरस्टेलर की दुनिया में यह डीप डाइव पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। स्टार्स को देखते रहें और अपने आसपास के यूनिवर्स पर सवाल उठाना कभी बंद न करें। अगली बार मिलते हैं।